Hello dear aspirants. As we know that कि यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है प्रीलिम्स का, हमने हिस्ट्री डिस्कस कर लिया था आंसर की। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं सेट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये जो सेट है वो आपका है सेट नंबर डी। ओके, पेपर का पॉलिटी का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का सेट डी में जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 26। नाउ रीड द क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पार्डनिंग पावर के रिगार्डिंग में हमें बात करना है। ओके, हमने क्वेश्चंस तो रीड कर लिया, अब देखते हैं इसमें पूछ क्या रहा है। इसमें आपको क्या करना है, ये आपका दो स्टेटमेंट दिया है और इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ओके, अब हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट है आपका एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ये आपका सही है। तो इसमें हमें क्या देखना है, सही स्टेटमेंट बताना है। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट है। क्या है पहला स्टेटमेंट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ मैं आपको आंसर की बताऊंगी, डिटेल एनालिसिस हम आगे करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 26 का आंसर आपका होगा ए स्टेटमेंट। चलो 26 नंबर हो गया, 27 पे आते हैं। 27 क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, on the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. Okay. Second statement है, according to the provision of the Constitution of India, a member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his or her political party immediately. Okay. Then third statement is, the Speaker of the House of the People may be removed from his or her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then member of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days, ये आपका कीवर्ड है, at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। ठीक है, हमने ये स्टेटमेंट को रीड कर लिया। अब हम देखते हैं ये पूछ क्या रहा है, which of the statement given above are correct। अब हमें ढूंढना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। फिर से रीड करते हैं पहला स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें आपको हल्का सा एनालाइज करना होगा, दिस इज नॉट द फैक्चुअल वन। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है आपका, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ओके, आपका कीवर्ड्स पे ध्यान देना, डिसोल्यूशन किसका हो रहा है, हाउस ऑफ द पीपल का हो रहा है। ठीक है, ये सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, बट अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। द स्पीकर शैल नॉट वेकेट his or her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution। एकदम सही स्टेटमेंट है ये, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, according to the provision of the Constitution of India, a member of the House of the People on being elected as क्या स्पीकर shall resign from his or house shall resign from his or her political party immediately। ये जो वर्ड है ना immediately, नो, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। जैसे कि आप एक बार कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको इमिडिएटली कुछ भी हटना होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, ये आपका कीवर्ड है, यानी कि ये आपका गलत हो जा रहा है। अब स्टेटमेंट क्या है, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफ अ रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल passed by a majority of all the then member of the house, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days। ठीक है, 14 days notice has been given to the intention to move the resolution। तो ये आपका 14 days आपका ये कीवर्ड है।
सही बात है, 14 डेज का हम उनको नोटिस देते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम देखें तो दो स्टेटमेंट आपका सही है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड गलत है, तो हमारा आंसर क्या हमारा जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 सही है, 3 सही है। तो हमारा आंसर क्या देखना है, करेक्ट देखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका 27 का आंसर होगा सी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28। ओके, 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। If any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification, keyword, under the 10th schedule, कौन से शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में, okay, the president's decision in accordance with the opinion of council of union ministers shall be final। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड ऑफ किसका, पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज और आर करेक्ट। ठीक है, हमें इन दोनों स्टेटमेंट से क्या निकालना है, करेक्ट, क्योंकि आप इस पे बिल्कुल एकदम ध्यान देना। सबसे पहले आपका जो ट्रिक होना चाहिए उसमें ये होना चाहिए कि पहले हम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे और देखेंगे कि, क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा होता है ना, करेक्ट, नॉट करेक्ट, एवर्ब और ये सब, ये बहुत ही ट्रिकी सा होता है, इसमें फंस जाते हैं और हमारे एग्जाम में मिस्टेक हो जाता है। तो हमें ये पे एकदम ध्यान दो और वहां पे एग्जाम में ना इसको सर्कल कर लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, करेक्ट आंसर देखना है। अब हम फिर से देखते हैं कि ठीक है, हमने एक बार तो रीड कर लिया, अब अच्छे से रीड करेंगे ताकि हम इसका आंसर दे पाए। ओके, हमें ढूंढना है, एकदम ध्यान रखना कि करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला देखते हैं, if any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification, ये आपका कीवर्ड है disqualification, under the 10th schedule, ये दूसरा कीवर्ड है आपका, the president's decision in accordance with the opinion of the council of union ministers shall be final। जैसा कि हमें पता है ये ऐसा होता नहीं है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये स्पीकर का होता है। ठीक है, मैं आपको सब समझाऊंगी, बट अभी हम आंसर करते हैं। तो ये आपका जो स्टेटमेंट होता है होगा, ये आपका गलत स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हम सेकंड पे देखते हैं, सेकंड पे आपका क्या है, ये प्रेसिडेंट का नहीं है, वो स्पीकर का ये होता है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारे 10th शेड्यूल में हमने ये वर्ड को मेंशन किया है, पॉलिटिकल पार्टी को। ये सब मैं आपको एनालिसिस दूंगी, अभी मैं आंसर की डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो आपका क्या है, करेक्ट देखना, दोनों ही गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी नीदर वन एंड नीदर टू। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसमें स्पीकर होता है और इसमें हमारा पॉलिटिकल पार्टी मेंशन है हमारे 10th शेड्यूल में। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आपका जो पॉलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 31 नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में हमें स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट क्या क्या देखते हैं, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। ओके, आगे देखते हैं, ऑर्डिनेंस कैन अब्रीच अ फंडामेंटल राइट्स। ओके, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा कीवर्ड जो हमारा ट्रिक होता है, मतलब इसमें हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। ठीक है, आपको क्या देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। अब हम देखते हैं कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट फिर से रीड करते हैं, इसमें है क्या, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, एकदम सही है, आपका सेंट्रल एक्ट को वो करता है अमेंड। इसके बाद हमारा सेकंड पे आते हैं ऑप्शन पे, एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट, नहीं, फंडामेंटल राइट को कोई भी अब्रिज नहीं कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें आपको करेक्ट बोल रहा है, तो करेक्ट आपका क्या है, सी आंसर, दैट इज 1 एंड 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा सी।
जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मैं ये डिस्कस कर रही हूँ वो सेट डी है, ये आप याद रखना। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, यहाँ पे आपका स्टेट का नाम दे दिया है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। पहला आपका है अरुणाचल प्रदेश। द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क। ओके। सेकंड, नागालैंड। द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड आपका है त्रिपुरा। Initially a Part C state, it became a centrally administered territory with the reorganization of state in 1956 and later attained a status of a full-fledged state. Okay. अब हम देखते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है। How many of the above pairs are correctly matched? यानी कि आपको करेक्ट निकालना है। ठीक है, फिर से रीड करते हैं। पहला आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये बोल रहा है कि कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर द फोर्ट, एकदम सही है। द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क, बिल्कुल सही है। इसमें आपका 2 नेशनल पार्क है, एक आपका है नामदाफा, पहला स्टेट नेशनल पार्क, एंड सेकंड जो है मॉलिंग। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये आपका करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं हम, नागालैंड। द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं नागालैंड। नागालैंड के बारे में क्या बोल रहा है देखते हैं। द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल सही है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये आपका था 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। अब हम आते हैं थर्ड पे। इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट, इट बिकेम अ सेंट्रली administered territory with the reorganization of the state in 1956, ठीक है। लेटर अटेंडेड द स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लेज स्टेट, बिल्कुल सही। ये कब आपका इसमें तो बना था 1956 में, और बाद में जो उसको फुल फ्लेज स्टेट मिला था वो आपको मिला था 1971 में। ठीक है, तो आपका ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 32 का आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। पहला आपका क्या बोल रहा है, द इंटर स्टेट काउंसिल। सेकंड, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड, जोनल काउंसिल्स। इसमें पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी ऑफ द एबव वेयर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द एबव वेयर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमें इसमें देखना है कि कौन कौन सा हुआ है। तो आपका क्या होगा, सिर्फ ये स्टैब्लिश हुआ है, दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल, और ये सब नहीं हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, दैट इज आपका 33 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया explicitly mentioned mentions that in certain spheres of the governor of a state act in his or her own discretion. Okay. The President of India can, of his or her own reserve, a bill passed by a state legislature for his or her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned. Okay. अब हम पहले देख लेते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज और करेक्ट। ठीक है, फिर से हम इसको रीड करते हैं कि ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन को। हमने तो वो बस क्वेश्चन रीड किया था, अब हम इसको थॉरली रीड करेंगे सो डैट कि हम इसका आंसर दे पाए। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Constitution of India explicitly mentions that in certain sphere of the governor of a state acts in his or her own discretion। एकदम सही बोल रहा है। और ये आपका कहाँ पे कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आपका आर्टिकल में है, आर्टिकल 163 क्लॉज 1 में। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरे पे आते हैं, the President of India can, of his or her own reserve, a bill passed by a state legislature for his
or her consideration without it being forwarded by the governor of the state concerned। नहीं, ये गलत है और इसके बारे में हमें कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 200 में। तो आपका स्टेटमेंट ये गलत है, नंबर स्टेटमेंट 1 सही है। हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1, दैट इज आपका 34 का आंसर होगा A11। ठीक है, ये सब का मैं थॉरली आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं सो दैट कि आपका ज्यादा टाइम ना जाए पेपर देखने में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कंसिडर द फॉलोइंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ है आपका स्टेटेड अंडर। ओके, पहला आपका पूछ रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। उसके सामने दिया है कहाँ पे, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, दूसरा देखते हैं वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, इसके सामने दिया हुआ है द फंडामेंटल ड्यूटीज में, ये दिया हुआ है शायद। थर्ड पे हम देखते हैं प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज। इसके सामने दिया है क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब हमें इसमें देखना क्या है, हाउ मेनी ऑफ द above पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, यानी कि हमें देखना है कि करेक्टली कौन कौन सा करेक्ट मैच्ड है। फिर से पढ़ते हैं हम अपने स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ये कहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, एकदम सही है। डीपीएसपी में ये आपका मेंशन है। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, सब आर्टिकल होगा वो, दैट इज आर्टिकल नंबर 50 में ये मेंशन है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ये आपका कहाँ पे मेंशन है, आपका मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज में, ये एकदम सही है। फिर थर्ड में हम आते हैं प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन द फैक्ट्रीज, ये भी एकदम सही है, फंडामेंटल राइट में है। आपका कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 24 में। अब हमें करेक्ट देखना है, तीनों ही सही है, यानी कि आपका 35 का आंसर क्या होगा, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। 36, consider the following statement. With reference to the Constitution of India, if any area in the state is declared as scheduled area under the फिफ्थ शेड्यूल, कौन से शेड्यूल के अंदर, फिफ्थ शेड्यूल में। पहला स्टेटमेंट है द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड आर लोकल बॉडीज एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन circumstances on the recommendations of governor। ठीक है, हमने स्टेटमेंट रीड कर लिया। अब देखना क्या है कि इसमें पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आ करेक्ट। ठीक है, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ओके, अब फिर से रीड करते हैं क्वेश्चन, फिर से रीड करते हैं क्वेश्चन को। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ एनी एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर कौन सा शेड्यूल, फिफ्थ में। स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड अ लोकल बॉडी एज्यूम्स एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं। सेकंड, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नर। बिल्कुल नहीं, तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और इसका मैं सबका एक्सप्लेनेशन दूंगी। यहाँ पे अभी हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी, यानी कि 36 का आंसर आपका क्या होगा, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे भी आपको पेयर्स का ही बोल रहे हैं, यानी कि इस तरफ आपका ऑर्गेनाइजेशन का दे रहे हैं और यहाँ पे आपका दे रहे हैं यूनियन मिनिस्ट्री। द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, उसके सामने है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द क्वार बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ठीक है। थर्ड, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, सामने क्या दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अब हम इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है
हाउ मेनी ऑफ द above pairs आर करेक्टली मैच्ड, ये आपका कौन सा आपका करेक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, फिर से रीड करते हैं। पहला जो आपका स्टेटमेंट है, द नेशनल ऑटोमेटिक बोर्ड, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड, द क्वाड बोर्ड, हैवी इंडस्ट्री, नहीं। द नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, नहीं। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर, क्योंकि कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, 37 का आंसर आपका होगा डी। चलो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन द 17th शेड्यूल। ओके, सेकंड, एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट। थर्ड, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस for a constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature of not less than one half of the state is required before presenting the bill of the President of India for assent. ओके, ढूंढते हैं कि क्या होगा। लिस्ट वन यूनियन लिस्ट 17th शेड्यूल, क्या ये यूनियन लिस्ट हमारा 17th शेड्यूल में आता है, बिल्कुल आता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट है। ओके, फिर हम लोग ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, ये भी सही है। थर्ड, कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, ठीक है, फॉर अ constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature of not less than half of the, ये आपका कीवर्ड है, half of the state is required before presenting the bill to the president of India for assent। नहीं, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, और हम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा इसका ए, दैट इज वन एंड टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल to any court of the exercise and performance of the power and duties of his or her office। ठीक है, ये एकदम सही बोल रहा है। अब पहले हम नीचे देख लेंगे कि क्या पूछ रहा है, हाँ करेक्ट पूछ रहा है, तो ये एकदम सही है। सेकंड, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज और ऑफिस टर्म, एकदम सही है, कुछ भी नहीं हो सकता उसके आगे जब तक वो हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, मतलब। थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, मेंबर्स ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट liable to any proceeding in any court in respect of anything said within the office, आपका एकदम सही है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ही पूछ रहा है, तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि आपका 39 का आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये तो आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पंचायत एट द इमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। सेकंड, to be eligible to be a member of a panchayat at the immediate level age of 30 years। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है आगे और। The chief minister of a state constitutes a commission to review the financial position of panchayat at the immediate level and to make a recommendations regarding the distribution of net proceeds of tax and duty liable by the state between the state and the panchayat at the immediate level। Which of the statement given above are not correct? देखो आगे अभी तक सब करेक्ट पूछ रहे थे, इसी में अगर आप फ्लो में आंसर देख रहे होगे या क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, इसलिए अगर आप सॉल्व करोगे और इसमें आपको लग रहा होगा सब में करेक्ट करेक्ट पूछ रहे हैं और यहाँ पे आप देखो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसलिए मैं बोलती हूँ कीवर्ड्स पे आप जरूर ध्यान दें। इसमें आपको क्या ढूंढना है, नॉट करेक्ट। चलो फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पंचायत एट द इमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट, नहीं, क्यों, मैं आपको बताऊं, ये है आपका कीवर्ड ऑल, इससे आपका ये गलत हो जा रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। सेकंड पे आते हैं, to be eligible to a member of a panchayat at the immediate level, a person should attain the age of 30 years।
नहीं, आपका कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए। तो आपका ये गलत है। 3. The Chief Minister of a state constitute a commission to review the financial position of panchayats at the immediate level and to make recommendations regarding the distribution of net proceeds of tax and duties liable by the state between the state and the panchayat at the immediate level. ठीक है, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये आपका गवर्नर करता है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका 41 का आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, अब आते हैं, आई थिंक एक और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है 40 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉलिटी सेक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल। पहला स्टेटमेंट क्या है? हमें इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें स्टेटमेंट देखना है किसके रिगार्डिंग में? लोकपाल के रिगार्डिंग में। ओके, दो लोकपाल के रिगार्डिंग में देखते हैं कौन क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट टू बी द इंडियन पब्लिक सर्वेंट posted outside the India. ठीक है, सेकंड देखते हैं, the chairperson or a member shall not be a member of parliament or a member of the legislature of any state or union territory, and only the chief justice of India, whether incumbent or retired, has to be its chairperson. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, the chairperson or a member shall not be a person of less than 45 years 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson or member as the case may be. Then the last, the Lokpal cannot inquire into the allegations of corruption against a sitting Prime Minister of India. ठीक है, अब इसमें आपका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एवर करेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, फिर से हम इसको रीड करते हैं। किसके बारे में पूछ रहा है? लोकपाल। ओके, अब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, द पावर ऑफ लोकपाल applies to public servant of India but not to the Indian public servants posted outside the India। बिल्कुल भी गलत है ये। क्या क्या होगा इसमें? इसमें हमारा जो है वो हो जाएगा लोकपाल एक्ट 2013। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगी कि लोकपाल एक्ट 2013 में क्या बोला गया था। Okay. Second state, the chairperson or a member shall not be a member of the parliament or a member of the legislature of any state or union territory, and only a chief justice of India। ये आपका स्टेटमेंट देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, whether whether incumbent or retired has to be its chairperson। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, द चेयरपर्सन और अ मेंबर shall नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन कितना? 45 years 45 years on the date of assuming office as the chairperson or member as the case may be। ठीक है, ये आपका एकदम सही स्टेटमेंट है कि 45 years होना चाहिए। ठीक है, अब हम फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? Lokpal cannot inquire into the allegation of corruption against a sitting Prime Minister of India। ये गलत है। इसमें आपका क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? इसमें आपका एक्सेप्ट आईआर स्पेस इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स और आपका पब्लिक ऑर्डर। सो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, तो हमें क्या ढूंढना है? करेक्ट आंसर। तो आपका क्या है? करेक्ट आंसर सिर्फ आपका 3 है, 45 ईयर्स वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपके 48 का आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे हम रैप अप। ओके, अब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है पॉलिटी का सेक्शन। ठीक है, हम अभी जो जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये जो मैं डिस्कस कर रही थी वो सेट डी में डिस्कस कर रही थी। अब मैं आपके साथ दूसरा सेक्शन भी लेके आऊंगी। हिस्ट्री हमने कर लिया, अभी पॉलिटी कर लिया, उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
पॉलिटी का क्वेश्चन देखने से ये लग रहा है कि अगर किसी ने अपना बेसिक क्लियर किया होगा, यानी कि एनसीईआरटी अच्छे से रीड किया होगा, और जो हमारा बेसिक बुक है यानी कि लक्ष्मीकांत, अगर उसने किसी ने अगर इसको अच्छे से रीड किया होगा तो वो इजिली यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिर से नया सेशन लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।